साहित्य की खूबसूरत दुनिया में आपका स्वागत है। आप सुन रहे हैं आदरणीय नासिरा शर्मा जी के जन्मदिन के उपलक्ष्य में उनकी वो कहानियाँ जो आपने पहले इस चैनल पर नहीं सुनी हैं। नासिरा शर्मा जी की रचनाएं मानवीय संवेदनाओं, सामाजिक सरोकारों और जीवन के गहरे सत्य को अत्यंत सहजता से पाठकों तक पहुंचाती हैं। ईश्वर से प्रार्थना है कि आपको उत्तम स्वास्थ्य, दीर्घायु जीवन और निरंतर सृजन की असीम ऊर्जा प्रदान करें। आपकी लेखनी इसी प्रकार नई पीढ़ियों को विचार, संवेदना और मानवीय मूल्यों का प्रकाश देती रहे। हिंदी साहित्य के प्रति आपका अमूल्य योगदान सदैव प्रेरणा का स्रोत बना रहे। जन्मदिन के इस शुभ अवसर पर हम सभी की ओर से आपको सादर प्रणाम एवं हार्दिक मंगल कामनाएं। पेश है उनकी कहानी चांद तारों की शतरंज, मेरी आवाज़ में। मैं हूँ सीमा सिंह। पूर्णिमा का गोल चांद पीतल के थाल की तरह आसमान पर लटक रहा था, जिसकी रुपहली चांदनी खील बताशे की तरह कच्चे आंगन में बरस रही थी। घड़ौची के पास बैठी मुन्नी फुन्नेदार पंखे को डुला रही थी। मिट्टी के चूल्हे में ठुसी लकड़ियाँ पीली नारंगी लपटों के संग लाल अंगारों में बदल रही थीं। काले गरम तवे पर पड़ी गेहूं की रोटी की गंध आंगन में फैल नथरों में समाने लगी थी। पंखे से मत खेल कुत्ते की नानी, हसीना ने रोटी सेकते हुए 6 साल की मुन्नी को घुड़का। कितनी तो गर्मी है अम्मा। उसी तरह अपने में मस्त मुन्नी पंखा जोर जोर से घुमाती रही। उसकी चरखी से चूं चूं की आवाज़ निकलती रही। जा मामा और बाबा को बुला ला, कहना गरम गरम रोटी तवे से उतर रही है। हसीना ने रकाबी से सब्जी निकालकर जमीन पर बिछी दरी पर रखी और फूली रोटी की राख झाड़ माथे पर आए पसीने को दुपट्टे से पोंछा। माँ की पुकार सुन उछलती कूदती मुन्नी पंखा फेंक बाहर की ओर भागी। बाहर पलंग पर लेटे कमरू और शरफू घर में घुसे और हाथ धो तहमत संभालते जमीन पर बिछी दरी पर पालथी मारकर बैठ गए। मुन्नी ने घड़े से कटोरे भरे और ठंडा पानी अब्बा और मामू के सामने रख दिया। फिर कोने में खड़ी झाड़ू के पास पड़े मंझे के टुकड़े में गीठा लगाकर लच्छी की शक्ल में हाथ के पंजे पर लपेटने लगी। अब उसकी नज़र चांद के थाल पर टिक गई और मन ही मन बातें शुरू हो गईं। मेरी पतंग सबसे निराली, न चौकोर न तिकोनी, बल्कि रोटी की तरह गोल गोल। उसने नज़रें उठाकर पटरे पर घूमती बेलन के नीचे गेहूं की रोटी की गोलाई देखी, जिसको बेलते हुए हसीना के हाथों में पड़ी चूड़ियाँ रुन झुन की आवाज़ निकाल रही थीं। तुम चलो तो कल दूल्हा मियाँ हमारे साथ, बाजार की हालत का अंदाज़ा लगाए लो, फिर हाँ या ना कहना। आगे की बात तो तुम्हार मर्जी पर है, कमरू ने निवाला चबाते हुए शरफू से कहा। इनका तो रहन दो भैया, अच्छी बुरी हम लोगन की इज्जत से जो कट रही है ओका गुजरे दो। मुकद्दर से लड़कर माथा फोड़ाई से कोनो फायदा नाही, हसीना ने भाई के रकाबी में दाल डालते हुए कहा। कमाल करत हो बहनी तुम भी, दूल्हा भाई का हौसला बढ़ाई की जगह तुम तो जड़े काटे पर तो आई हो। कमरू ने अचकचा कर बहन को ताका और पानी का कटोरा मुंह से लगाया। ये बात नहीं है भैया, मगर इस उम्र में पुराना काम छोड़ नए काम की तलाश में कहाँ नगर नगर डोली हैं। हसीना ने एकाएक रोटी बेलना छोड़ आंख भाई के चेहरे पर गाड़ दी, जिसमें दुख भरा भय फन काढ़े खड़ा था। कमाल करत हो तुम भी बहनी, हम का मर गए हैं जो दूल्हा भाई भटकी हैं। भाई की आंखों में भय को भगाने का विश्वास कौंधा। ये बात नहीं है भैया, जल्दी से हसीना बोली और लकड़ी आगे खींच लाल अंगारों पर रोटी सेकने लगी। अच्छा नुकसान हमरे सर और फ़ायदा तुम्हारे दूल्हे के हिस्सा में। अब तो हिसाब ठीक रहा ना, कमरू ने हंसकर पूछा। तुम्हारे घर भी मिट्टी का चूल्हा है, उसी तरह आंखें झुकाए हसीना धीरे से बोली। ठीक कहत हो, मूली पत्ते से कौन है जो आज भारी नहीं है बहनी, मगर तुहार दोनों बेटवा दिन ब दिन बिगड़ रहे हैं। उनको का कहें, अब तो लॉटरी के टिकट का चस्का बड़े बूढ़ों को भी मिट्टी में मिलाए रहा है। हमरे समझ से तो घर के काम में लग जाई हैं तो खुदे जिम्मेदारी संभाल ली हैं। क्यों दूल्हा भाई, हम गलत राय तो नहीं दे रहे हैं। कमरू ने शरफू के कंधे पर बायां हाथ रखा। वो तो सब ठीक है भैया, मगर मांझे का पुराना काम ऊपर से लगे ग्राहक। फिर भैया
इनका नाम भी तो बहुत है, पूरा बरेली गुनगावत है कि शरफू मांझे वाले की तरह सीसा चढ़ाना केहू को नहीं आता है। हसीना मुंह पर आए पसीने को दुपट्टे से पोंछती हुई धीरे से मीठी हंसी हंसी, जिसमें छुपा गर्व चेहरे पर एक प्यारी सी तमतमाहट छोड़ गया। हम कब कहते हैं कि मांझा सूते का पुश्तैनी काम छोड़ के पतंग बेचने लगो। हमारी इच्छा बस ये है कि त्योहार लड़के काम से लग जाएं और मियाँ की तरह तुरे बेटवा भी मशहूर हों, कमरू ने दुलार से कहा। अरे हम तो कब से हार के बैठ गए हैं तोहरी बहन के आगे, उसे बातों में जीतना बहुत मुश्किल है। आराम से खाना खाओ, फिर चैन से बात हुई हैं, कहकर शरफू जोर से हंसा। हसीना ने झेप कर शर्मीली मुस्कान के साथ आंचल में मुंह छुपा गरम रोटी भाई की रकाबी में डाली। ऐसी बात नहीं है, अगर बहनी शेर तो भाई सवा शेर, तो हर बात अलग है दूल्हा भाई, कहकर कमरू ठहाका मार के हंसा। सबको हंसता देखकर मुन्नी भी मांझा छोड़ अब्बा के पहलू में आ बैठी और सबका चेहरा तकने लगी, जिस पर आग की लपटों की परछाई पतंगों की तरह उसे उड़ती लगी। रात ढले दोनों भाई लंगड़ू लाटरी वाले के अड्डे से लौटे और चुपचाप बाहर पड़ी खाली चारपाई पर पसर गए। जब भी कोई घर आता तो माँ एक खाट बाहर डाल देती ताकि रिश्तेदारों में लड़कों के ऐब छुपे रहें, और जब मामू आए हैं तो बात छुपे न छुपे मगर सामने पड़ने पर मूसलाधार डांट पड़ सकती थी। इसलिए बिना दरवाज़ा खटखटाए खाली पेट दोनों लेट गए। दिन भर सुने फिल्मी गानों से वैसे भी दिमाग शहद के छत्ते की तरह भिन्नाया हुआ था। आंखें बंद करते ही नींद आ गई। घर के अंदर माँ के पास सोई हुई मुन्नी एकाएक टिटहरी की आवाज़ से चौंक कर जाग उठी। पट से आँख खुली तो चांद का थाल सामने था, जिससे वो बातें करते करते सोई थी, जिसको पतंग मानकर ऊंची पींगे ली थी, जिससे बार बार मनुहार किया था। चंदा मामा, क्या तुम मेरी पतंग बनोगे? बोलो ना चंदा मामा। अब उसी पीले चांद के थाल के चारों तरफ एक चिड़िया चक्कर लगा रही थी। मुन्नी का मन भय से कांपने लगा। ये चिड़िया लंबी चोंच से उसकी चांद रूपी पतंग फाड़ न डाले, और तब वो अब्बा के बनाए लाल बैंगनी चित्तीदार मांझे से पतंग को सबसे ऊंचा नहीं उड़ा पाएगी। उसने घबराकर कान में उंगली डाल ली और आंखें भींच लीं और दुआ मांगने लगी कि उसकी चांद रूपी पतंग साबुत बच जाए। उसके कटकर गिरने से पहले ये चीखती टिटहरी अल्लाह करे मर जाए और किसी अंधे कुएं में जा गिरे। सुबह सवेरे ही गुड़ सत्तू खाकर कमरू और शरफू शहर की तरफ जाने वाली रेलगाड़ी को पकड़ने निकल पड़े। कमरू ने बाहर खाट पर सिकुड़े पड़े दोनों भानजों को देखकर अफसोस से सिर हिलाया। शरफू ने किवाड़ की तरफ मुड़कर आवाज़ लगाई, हसीना, बच्चों पर चादर डाल दे, मौसम बदल रहा है। कैसा कलयुग आ गया है कि बच्चे माँ बाप के पेशे से मुंह छुपाने लगे हैं, कमरू ने मुंह ही मुंह में कहा। उसकी इस बुदबुदाहट का कोई जवाब शरफू ने नहीं दिया। दोनों खामोशी से राह चलने लगे। दोनों बेटे फखरू और शेखू कई बार साफ साफ कह चुके थे कि मांझा सूतने में उनका दिल नहीं लगता है। इतना रद्दी काम करके वो पैसा नहीं कमा सकते हैं। शीशा चढ़ाने में घायल हथेलियाँ और जख्म से चर्राती उंगलियाँ उन्हें सुख नहीं देती हैं। सारे दिन की कड़ी मेहनत के बाद खाने को मिलती है रोटी और लहसुन की चटनी, या फिर दूसरे तीसरे दिन कोई सब्जी या दाल। सुन अम्मा, अगर ज़्यादा जोर ज़बरदस्ती करी हो तो हम घर छोड़ के भाग जाइबे, मगर ऐसे काम में कभी हाथ ना लगाइबे जेहमा ना नाम है ना धेली, समझी? हम भी सीसा ना चढ़ाइबे अम्मा, चाहे तुम घर से निकाल दो। छोटा जरा डरपोक था, इसलिए भाई का कहा हुआ ही दोहराता था। फिर पेट का दोजख कैसे भरियो भोले सरकार? झुंझलाकर हसीना मुन्नी के सिर में कंघी गाड़कर उलझे बालों को खींचती। एक बार लाख वाली गंगा जमुना लॉटरी खुले दो, फिर देखना कैसा तुमका पलंग पर बिठाए के खिलावत है। बड़का माँ के गले में बाहें डालता। सूरत देखे हो अपनी स्वरवा वाली, चले हैं लाख का सपना देखे। हसीना मुन्नी की पटियां गूंथने पर बेटे की सारी झुंझलाहट खर्च कर देती और मुन्नी के कराहने और रोने की आवाज़ उसके कानों तक नहीं पहुंचती। वहाँ तो सिर्फ भयानक साएं साएं उसे सुनाई पड़ती, जो शायद उसकी गुस्से से भारी सांस की धौंकनी होती जो बड़के की बातों से उठती थी। कौए की काएं काएं से बड़के ने आंख मिचमिचाई। धूप भी अब उन दोनों पर पड़ने लगी थी। थोड़ी देर कसमसाने के बाद बड़के ने गर्दन उठाई। माँ पानी से भरी बाल्टी उठाकर ड्योढ़ी लांग रही थी।
अम्मा मामू गए का? हाँ, और तोहरे बाबा भी साथ गए हैं। अब उठो तुम लोगन, चाह ठंडी हो रही है। माँ के स्वर में नरमी पाकर दोनों हड़बड़ा गए। आज अनहोनी कैसे? दोनों ने एक दूसरे की तरफ देखा, जैसे कह रहे हों कि मौके का फ़ायदा उठाया जा सकता है। अम्मा, अब्बा का करे गए हैं मामू के साथ? बड़का बोला। तोहार बाबा बाजार की टोहो लेवे गए हैं, कुछ न कुछ सुन गुन लेकर लौटी हैं, तो कुछ काम धंधा शुरू हुई है। हसीना ने आटे में मुक्की मारते हुए कहा। मांझा कहीं पहुंचाए का हो तो बोलो, बड़का नरम लहजे में बोला। उसकी जेब कई दिनों से बिल्कुल खाली थी, आज टिकट खरीदना भी जरूरी था। हाँ, शरीफ वकील के घर 2 चरखी मांझा और सुखन तेली के घर कुछ सद्दी पहुंचाए का है। पैसा खड़े हाथ लेना, उधार न छोड़ना। और सुन छुटके, तुम चक्की पर जाकर आटा पिसाए लाओ। मुन्नी, ओ मुन्नी। परथन के लिए कनस्तर का आटा झाड़ते हुए हसीना जोर से चीखी। अम्मा अगर पैसा न दिया तो? बड़का जाते जाते ठिठका। कह देना बाबा बाहर गए हैं, घर में सख्त ज़रूरत है। और सुन, पैसा सीधे मेरे हाथ पर लाकर रखियो, लाटरी फाटरी में न गवाया आना, समझे? कहती हुई हसीना उठी। का है अम्मा? मुन्नी दौड़ती हुई आई। छेदो की अम्मा से थोड़ा सा तेल मांग ला, कहना सब्जी बघारे का है। हम न जाएंगे अम्मा। उछलती कूदती मुन्नी तनकर खड़ी हो गई। काहे? हसीना के बल पड़ गए। पिछली बार तेल तो दिया था, मगर कहत रही मांग के सब्जी बघारे में, जाने इनको का स्वाद मिलता है। रुआसी सी मुन्नी बोली। तू जा, कुछ कहे सुने तो एक कान से सुनना और दूसरे से निकाल देना। सामान आवेगा तो लौटाए देंगे। हसीना ने अंतिम वाक्य जैसे अपने से कहा हो। हम नहीं जाएंगे अम्मा, बड़के भाई को भेज दो, नहीं तो छुटके भाई को। मुन्नी उसी प्रकार घड़ौची के पास खड़ी रही। अरे दो का तो रोना था, अब तू भी जाएगी कि नहीं? हसीना ने पास पड़ी लकड़ी मुन्नी की पीठ पे दे मारी। अम्मा तो हमेशा कड़वा काहे बोलत हो? छुटके ने पूछा। तुम जैसे 2 मुस्टंडे हो घर में, खा खा के साण सामान लूटन वाले, ओ की माई मीठा बोलेगी? हसीना का लहजा यकायक रुआसा हो गया। दोनों भाई चुपचाप माँ को देखते रहे, फिर मुन्नी का हाथ पकड़ उसे बाहर ले आए। मुन्नी की पीठ पर नील का निशान उभर आया था। दोनों बहन को बहलाने लगे। अंदर से हसीना के कोसने की आवाज़ मक्खी की भिनभिनाहट की तरह उन दोनों के दिमागों को चाट रही थी। झुमका गिरा रे, बरेली के बाजार में झुमका गिरा रे। लंगड़ू लाठी वाले के अड्डे पर यह गाना इतना बजा था कि घिस चुका था, मगर बरेली वालों को सुनना भी यही गाना था, खासकर तब जब लॉटरी खुलने का दिन हो। लंगड़ू के ठेले की आज सज धजी निराली थी। चमकीली पन्नी और रंग बिरंगे कागज़ों की झंडी के बीच नकली नोटों की झालरों से गली सजी हुई थी। मेला सा लगा था। पान बीड़ी और चना चबेना वाले अपना खोंचा उठा सड़क के किनारे गली के नुक्कड़ वाले फुटपाथ पर आसन जमा बैठ गए थे, ताकि दोनों तरफ के ग्राहकों को माल बेच सकें। सर में तेल चुपड़, पान खा, उल्टे सीधे कपड़े पहने लोग बेचैनी से टहल रहे थे। सभी को जैसे आशा बंधी हुई थी कि उनके नाम की लॉटरी आज निकलने वाली है। इस भीड़ में कपड़े की दुकान के चबूतरे पर दोनों भाई फकरू और शेखू बैठे चने के दाने पैर हिला हिलाकर खा रहे थे। उनकी नज़र दीवार पर चिपके फिल्मी पोस्टरों पर लगी हुई थी। माँ कसम शेखू, मन करत है बम्बई भाग जाएं और जाकर फिल्म कंपनी में भर्ती हो जाएं। किराए के पैसे का जुगाड़ लगाओ, शेखू ने भाई की बात पर सिर हिलाते हुए कहा। हम कहते हैं एक बार 2 लाख की जगह अगर 200 रुपये की लॉटरी खुल जाए तो हमका बम्बई जाए से कोई रोक नहीं सकत है, फकरू ने जोशीले स्वर में कहा। उसके बदन में तूफानी मेल की तरह धड़धड़ाती ट्रेन हर दम भागती रहती थी। मन कुछ कर गुजरने को करता था। होंठों के ऊपरी हिस्से पर मुलायम बाल उगाए थे। अब वो छोकरे से मर्द बनने की तरफ बढ़ रहा था। हाँ, तुम्हारी शक्ल भी तो इमरान खान से मिलती है भैया। शेखू ने फकरू का हौसला बढ़ाया। खाए पिए को 2 अंडा मिले ना रोज़ शेखू, तो सच कहते हैं हम लोग धर्मेंद्र चाचा को ही मात कर दें, फकरू ने उदासी से कहा। दोनों भाई कुछ देर चुपचाप बैठे अपनी गरीबी पर अफसोस करते रहे, फिर खिन्न मन से उठ गली की भीड़ में जाकर शामिल हो गए। अभी वो ठेले से दूर ही थे कि भीड़ में भगदड़ मच गई। लोग तितर बितर होकर इधर उधर दौड़ने लगे।
फखरू ने टूटी दीवार पर खड़े होकर देखा। नाली के पास एक आदमी सीना पकड़े खड़ा था। उसके दोनों हाथ खून से तर हैं। शोर उठा कि ताड़ी की भट्टी वाले चंदू ने गयासी सब्जी वाले को चाकू ठोंक दिया है। पुलिस आ गई थी। पूछताछ शुरू हो गई। फखरू और शेखू सर पर पांव रखकर भागे। पीछे से कड़कती आवाज़ सुनाई पड़ी, किधर भाग रहे हो? धरना तो इन्हें, यहाँ से कोई जाने ना पाए। दोनों पास के खंडहर में पहुंच सूखे कुएं की जगत पर बैठकर सुस्ताने लगे। उनकी सांसें चढ़ी हुई थीं। उन्होंने सुन रखा था कि पुलिस पूछताछ के बहाने मारती भी बहुत है और गलत गवाही पर मजबूर कर अपनी जेब भी गर्म करती है। पिछली बार मारपीट के केस में बेकसूर बुलाकी लाल पकड़ा गया था। दरोगा ने उससे पूरे 500 रुपये लेकर उसे छोड़ा था। भय के मारे दोनों के बदन में झुरझुरी सी दौड़ गई थी। शाम ढले दोनों भाई हारे थके भूख से बेहाल घर पहुँचे। घर पर कोई था नहीं, केवल मुन्नी पलंग पर बैठी शक्कर से रोटी खा रही थी। दोनों ने हाथ धोए और पिटारे से रोटी निकाल तेज तेज लुक़मे निकलने लगे। लहसुन की चटनी रोटी खाकर जब वो नीम के पेड़ के नीचे लेटे तो पत्तियों से छनता गगन उन्हें बहुत भाया। ऐसी ही चमकीली जिंदगी की चाहत उन्हें है, मगर टूटे फूटे घर, फुटपाथ पर लगे म्यूनिसिपैलिटी के नल और घुटी तंग गली की सच्चाई उन्हें भली नहीं लगती है। उन्हें अपना वर्तमान एक डरावना कैद खाना लगता है, जिसकी लोहे की सलाखें बेहद मजबूत हैं, जिनको काटना बहुत मुश्किल है। बस मुक्ति इसी में है कि वो एकाएक उड़ जाएं, दूर, बहुत दूर, जहाँ नदी हो, पहाड़ हो, मैदान हो, फल फूल हो, मगर तंग गली का टूटा मकान ना हो। देखो तो रात से पहले ही ये दोनों मनहूस कैसा सोवत हैं। घर में घुसने से पहले बेटों को देखकर हसीना बोली। उसका दिल खराब था, बदन थकन से चूर था। कई मील का चक्कर लगाकर वो लौटी थी। उसके हाथ में मक्के के आटे की पोटली थी। अम्मा तुम आ गई? मुन्नी माँ को देखकर लपकी। ठहर बिस्तुइया, हर दम माँ से चिपकाए का तैयार है। हाथ गोड़ भूसा हो गए मसाला पीसत पीसत, कहती हसीना आटे की पोटली कनस्तर पर रख पलंग पर हाथ पैर फैला चित्त लेट गई। उसकी हथेलियाँ लाल मिर्च की तेज़ी से जल रही थीं। बीवी से कड़वा तेल हाथ में मलने को मांगा था, देना ही भूल गई। कल उनके घर खतना है, 100 लोगों का न्योता है, कूटने पीसने का सारा काम वो करके लौटी है। आजकल ऊपर की आमदनी का जरिया उसने बना लिया है। कभी धोना पछोड़ना, पकाना रीधना करके वो घर वालों को भूखा रखने से बचा लेती है। अम्मा पैर दबाए दें, कहती मुन्नी अपने छोटे छोटे हाथों से हसीना का पैर दबाने लगी। बेटी की मोहब्बत पा हसीना की आंखें भर आईं। आंगन में अंधेरा फैलने लगा था। उसने टांगें सिकोड़ लीं और मुन्नी का हाथ पकड़ उसे अपनी तरफ खींच उसे सीने से लगाने लगी। मुन्नी को ऐसे क्षण कभी कभी नसीब होते थे, सो वो झटपट पलंग पर चढ़ माँ से लिपट कर लेट गई। मुन्नी हसीना की छाती से लिपटी सोच रही थी कि ऐसी गंध उसे कहीं और नहीं मिलेगी, न बाबा के सीने से, न छोटे बड़े भैया के पास से। उसने अपना मुंह हसीना की छाती पर रगड़ा। हसीना ने दुलार में भरकर उसे जोर से चिपकाया और उसके सर को चूमा। क्या बात है जो घर में अंधेरा है? मुन्नी कहाँ गए सब लोग? बदलू कहता हुआ घर में दाखिल हुआ। अम्मा चच्चा आए गए हैं। उछलकर मुन्नी उठी और पलंग से कूद आवाज़ की तरफ भागी। क्या बात है भौजी, तोरा जी अच्छा नहीं है का? बदलू ने भाभी का मुंह ताका। जरा औंघाई आए गई रही। अलसाए स्वर में कहती हुई हसीना उठी और चूल्हे के ऊपर वाले आले में रखी माचिस उठा लालटेन जलाने लगी। ले चच्चा। ठंडे पानी से भरा कटोरा लेकर मुन्नी बदलू के पास जाकर खड़ी हो गई, जो बाल्टी के पास बैठा हाथ मुंह धो रहा था। कब आए रहे हैं दोनों? बदलू ने पूछा और कटोरा मुंह से लगाया, फिर जेब से रुपए निकाले। कल तक आ जाएंगे, कहकर हसीना ने चाय का पानी चढ़ा दिया। तो ठीक है भौजी, अभी हम चलते हैं, कहकर बदलू उठने को हुआ। अब चाय पीकर जाओ। जा मुन्नी भाई को बुला ला, कहती हुई हसीना चाय उड़ेलने लगी। बदलू 10-10 के 5 नोट पलंग के बांध के बीच में खोस चाय की चुस्की भरने लगा। 2 दिन बाद थके हारे शरफू और कमरू घर लौटे। मुंह हाथ धो रोटी खा सीधे खुर्री चारपाई पर जा लेट बड़े बड़े खर्राटे भरने लगे। बेचैन हसीना जान ना पाई कि नए काम का नतीजा क्या निकला। बर्तन भांडा धोकर मुन्नी को साथ लेकर वो पड़ोस में जाकर बैठ गई। सारी औरतें अपने अपने घर का खटरा खोले बैठी थीं।
हसीना का दिल आज वहाँ मुन्नी के सिर में जुएं ढूंढने में भी नहीं लगा और वो चुपचाप उसका हाथ खींचती घर लौट आई। घर आई तो पता चला कि शरफू और कमरू कहीं चले गए हैं। मन मारकर घर के काम में लग गई। दिन ढल चुका था। 4 बजे के लगभग दोनों घर लौटे। सामान रखा फिर गायब। ये सामान कहाँ से आवा अम्मा? बड़के ने घर में घुसते ही रंगीन कागज़ों के दस्ते देखकर पूछा। चलो तो का लॉटरी के टिकटवा के अलावा कुछ सूझा तो? हसीना ने कुड़कर कहा। ऐसे काहे बोला तो अम्मा? बताओ ना, ये कागज़ कहाँ से आवा? बेचैन बड़का माँ के पहलू से आन लगा। तोहार बाबा अब घर में पतंग बनाए का धंधा शुरू करे वाले हैं। हसीना ने सिलबट्टा धोते हुए छोटा सा जवाब दिया। चलो इस बहाने मुफ्त में पतंग उड़ाए का मिली है, छोटा चहका। जब हम कोई नया धंधा शुरू करे की बात करते रहे तो अब्बा कान नहीं धरत रहे, मगर एकाएक ये बदलाव कैसे? बड़का चिढ़कर बोला। तोरे मामू की मर्जी है, वही पूंजी लगाए रहे हैं, आगे अल्लाह मालिक। तू तो सुधरेगा नहीं, मगर तो से एक विनती है हरामी कि छुटके को अब अपने साथ लंगड़ू के अड्डे पर मत ले जाना। कहती हुई हसीना चटनी पीसने लगी। तभी शरफू और कमरू घर में कुछ और सामान लेकर दाखिल हुए। सलाम मामू, इतना कह खिसियाया सा बड़का खड़ा हो गया। कैसे हो फकरू बेटवा? अब घर में काम शुरू है गवा है, आओ हाथ बटाओ तो। कहता हुआ कमरू तहमत संभालता हुआ आंगन में पड़ी मचिया पर बैठ गया और भांजे की पीठ प्यार से सहलाने लगा। देख फकरू, 5 भैयन के बीच यही इकलौती बहना है हमरी, इसका अंग दुखेगा तो हमारा मन। अब बेटवा जवान हो गए हो, शेर जैसा हाथ गोड़ मजबूत हो गवा है, अब हमरी तो से बहुत आस उम्मीद बंध गई है। कहते कहते कमरू रुक गया। समझत है मामू, गला साफ कर कुछ रुक कर बोला बड़का। अपने हाथ के गुण से लोगन महले 2 महले खड़े कर लेहन हैं, तुम राजमहल न सही 2 जून की रोटी तो कमाए सकत हो। पूरा परिवार जुट गवा ना तो यही धंधे में छप्पर फाड़ कर धन बरसेगा। कमरू ने भावुक स्वर में कहा। तो हर बात कब टाला है मामू, जो कहो हम करेंगे। बड़का जैसे नन्हा मुन्ना बालक बन गया हो और बुढ़िया के बाल का गुलाबी गोला मामू ने बचपन की याद की तरह से थमा दिया हो। तो फिर समझो शरफू मियाँ, हम पाला जीत गए। कमरू ने 2 थप्पड़ भांजे की पीठ पर मारे। खूब घोंटो दोनों मामू भांजे। शरफू मंद मंद मुस्कुराया। देख बेटवा, कांप चढ़ाए का काम 2 दिन में उस्ताद काले खां से सीख लियो, छुटके को डिज़ाइन सिखाएंगे हम खुद, अभी आज से। कहकर कमरू ने जेब से कौड़ी निकाली और बेलन पास से उठाया। जा जाकर भाई को बुला, गधे बेच के सोवत है। हसीना ने मुन्नी को टोका दिया। आंगन में रखे रंग बिरंगे कागज़ फैलने लगे और उस पर कमरू का हाथ बहुत तेज़ी से चलने लगा। कैंची की कच कच के साथ मुन्नी की पलकें जलते बुझते नन्हे से बल्ब की तरह बंद खुल रही थीं। अपने दिल्ली में ये सारा काम रांडे करत हैं बेचारी, शरफू ने कहा। अरे पूरे भरतवा में रांडे ही काम कर रही हैं। बेचारी दुखियारी जो मजदूरी दे वही पर राजी, न आगे नाथ न पीछे पगहा। सच पूछो गरीब की मिट्टी हर जगह खराब है। कमरू ने एक छोटी सी पतंग लंबी दुम के साथ बनाकर सबको दिखाई। लो पेड़ा उठाओ, मुंह मीठा करो। हंसती हुई हसीना डलिया में पेड़े लिए भाई के सामने आन खड़ी हुई। चलो श्री गणेश हुआ, अब मकर संक्रांति तक काम चालू। शरफू ने लेई की कुलिहा पर ढक्कन लगाते हुए कहा। ले मुन्नी रानी, बड़ी सयानी, ये मामू की तरफ से पहली सौगात। कमरू ने छोटी सी पतंग मुन्नी की तरफ बढ़ाई। मुन्नी उछली और लपक के मामू के समीप पहुंची। हमको देव मामू, मुन्नी पतंग उड़ाना ना जाने। कहता हुआ छुटका शेखू आगे बढ़ा और मामू के हाथ से पतंग ले मांझा उठा बाहर की तरफ भागा। मुन्नी मुंह बिसोर कर रह गई। हाय राजा, का पतंगवा है, छुड़ैया देव, फिर देखो का मस्तानी पींग रहेगी। शेखू की खुशी से भरी आवाज़ आंगन में पहुंच रही थी। ये गरम फुलकियाँ मामू को देव मुन्नी। माँ ने पुकारा, मगर मुन्नी हिली नहीं, उसका मुंह फूला था। शेखू पतंग बाज का, हम पतंग साज बनाए के ही दम लेबे। कमरू हंसा। चलाओ कमरू मियाँ, सुधार आंदोलन चलाओ। शरफू ने गर्दन हिलाई। चटनी के कटोरे इधर लाओ बड़के। बहनी के हाथ का खाने का मजा ही दूसरा होता है। कमरू ने बड़े चाव से बेसन की फुल्की हरी चटनी में डुबोकर खाई। थोड़ी देर बाद हसीना चाय के प्याले सैनी में रख ले आई। कमरू शरफू थके थे, पैर फैलाकर चाय पीने लगे।
हसीना चावल चुनने बैठ गई और मुन्नी टूटे मंझे के टुकड़ों में गीठा बांध उन्हें खाली तागे की रील पर तेजी से लपेटने लगी। उसका मन डूब गया था। पतंग छिन गई थी और फीके नीले आसमान पर लट्ठे की कतरन की तरह चिपका पतला सा चांद जैसे उसे मुंह चढ़ाकर कह रहा था, शेखू पतंगबाज बन गया पतंग साज। दूसरे दिन भोर में कमरू बहन के घर से शाहजहांपुर अपने घर की तरफ चल पड़ा। उसका धंधा कागज़ के खिलौने बनाने का था। घर में थोड़ी बहुत खेती बाड़ी थी। परिवार बहुत बड़ा था, सो भाई बहनोई भांति भांति के काम में लग गए थे। रोटी के लिए जो न करना पड़े थोड़ा था। कमरू के पड़ोसी बिल्लू का अलबत्ता बहुत बड़ा कारोबार लाल कुआं दिल्ली में पतंगों की इम्पोर्ट का था। खासा पैसे वाला आदमी बन गया था। देखते देखते गांव में 2 तल्ले का पक्का मकान खड़ा कर लिया था। उसी से बातों बातों में काम की बात चली और कमरू को बहन के बेटों का ख्याल आया। हसीना कई बार भाई के सामने बेटों का रोना रो चुकी थी। रास्ते भर कमरू संतोष के सागर में गोते लगाता रहा। उसको इस बात की खुशी थी कि बिना डांटे डपटे और लड़ाई झगड़े के लड़के काबू में आ गए थे। वैसे भी बचपन में कौन ऐसा छोकरा है जो रद्दी कागज़ से पतंग बनाकर ना उड़ाता हो। ये लड़के भी काम साधना सीख लेंगे, पतंग बनाना बेचना सीख लेंगे। एक बार ज़िंदगी में दाखिल हो गए तो जीना भी सीख लेंगे। तब चाहे पतंग बनाएं या मांझा सूतें या फिर खोंचा लगाएं, कम से कम लॉटरी के जुए में पैसा गंवाना तो छोड़ देंगे। पूरे आंगन में रंगीन कागज़ बिखरे थे। शेखू कागज़ फैलाए पतंग के डिज़ाइन बना रहा था। कुछ दूर बैठा फकरू कमान चढ़ा रहा था। हसीना बड़ी सावधानी से बनी हुई पतंगें लकड़ी के बड़े बक्से में रख रही थी। सामने वाली दीवार पर नमूने की रंग बिरंगी पतंगें टंगी हुई थीं। दोनों लड़कों का मन पतंग के काम में उलझ गया था। रोज़ नई नई डिज़ाइन बाज़ार में देख कर आते। कभी टुकल, 2 जवान, स्टार मछली, लोहारी, छतरी उन्हें पसंद आती तो कभी बरेली की तुगली पतंग तो कभी जयपुर की फैंसी चरखी उनका मन लुभाती और वो घर आकर उसकी नकल करते। कभी उसी को देखकर अकीक लगे बेलन में मिला जुला कर नया तजुर्बा करते। शेखू का हाथ नए डिज़ाइनों पर सध गया था और फकरू का कांप चढ़ाने में। देखो ये कागज़ के दस्ते मिले हैं, बहुत महंगे हैं, शरफू घर में दाखिल होता हुआ बोला। उसके बगल में बल्लारपुर शेरा के हल्के और मच्छी के तेज़ रंग वाले कागज़ों के पुलिंदे दबे थे। लई पक गई है, शेखू ने हाँक लगाई। तोहरे पास तो रखी है, फकरू बोला। कागज़ बेटवा एक से एक बढ़िया रहा, ऊपर से हर दुकान में अलग अलग दाम। पैसा होत पास में तो इकट्ठा खरीद के डाल लेते। तियाँ तियाँ खरीद में बरकत नहीं है, मगर करें कहा। शरफू कंधे पर अंगोछा डाल चलने को हुआ। ठहरो तनिक, कहती हसीना रोटी की पोटली और लुगदी लेकर पति के पास पहुंची। 3-4 महीने बारिश के कारण काम बंद रहा तो घर आंगन कैसा सूना पड़ा रहा। शरफू की आंखों में रंगीन कागज़ों के खुलने से चमक पौंधी, जिन्हें शरफू आंगन में फैला रहा था। अम्मा, चूहादानी में रोटी फंसाए दियो हो ना? फकरू ने कांप लगाते हुए पूछा। लगाए दी है, कल से एक चूहा घूमत है, पतंगन की सामत आय का है, हसीना बड़बड़ाई। पतंग की या चूल्हा की? जोर से हंसा शरफू। चल बैठ काम कर, इधर उधर छछूंदरी भागती फिरत है, कहती हुई हसीना मुन्नी के संग 2 रंग के कागज़ पर बड़ी बारीकी से लेई लगा डिज़ाइन चिपकाने लगी। बड़के भैया, हमरे वास्ते एक चांद जैसी पतंग बनाए दो ना, एकदम गोल गोल। एकाएक भाई के कान के पास मुंह डालकर मुन्नी ने मनुहार किया। गोल? जाकर छुटके से कह, वही बनाएगा तोरी फरमाइश पर अजूबा पतंग, फकरू बोला। ठीक है, एक नई तरह की पतंग बनाएंगे, पूरे में चांद तारा मगर चौकोर। ठीक है मुन्नी, छुटका कागज़ काटते हुए बोला। मुन्नी उसके कंधे पर चढ़ गले में बाहें डालकर झूला झूलने लगी। हट, छोड़ मुझे, कागज़ खराब हो जाई है। छुटका बहन के दुलार पर हंसा। लड़कन की लगन बनी रही तो काम चल पड़ेगा। शरफू ने भरपूर निगाह आंगन में डाली और घर से बाहर निकलते हुए सोचा। उसका मन लड़कों के प्रेम में गीली मिट्टी जैसा कोमल कोमल हो उठा। शरफू जब हुसैन बाग पहुंचा तो वहाँ खासी चहल पहल थी। मांझा सूतने का काम तेजी से चल रहा था। इंद्रधनुषीय मांझों की कतारें अड्डों पर चढ़ी अजीब छटा बिखेर रही थीं। उसके दिल में अनजानी खुशी ने गुदगुदी सी पैदा की। वो जोश से भरा आगे बढ़ा और अपना सामान आम के पेड़ के तने के पास रख मांझा सूतने की तैयारी करने लगा। उसके हाथ सख्त थे, जिन पर कहीं कहीं अनदेखे से जख्म थे, जो हर मांझा सूतने वाले की तकदीर होते हैं। क्या खबर है चाचा, आज देर से कैसे?
साथ खड़े जवान ने पूछा। तुम्हारे चाचा को अब देर सवेर से क्या फर्क पड़ने वाला है? शकूर ने ताना मारा। काहे भैया रे? शरफू ने लाल रंग की मसाला लुगदी हाथ में लेते हुए पूछा। किसी ने जवाब नहीं दिया। शरफू ने अभी पूरे अड्डे के 2-3 चक्कर ही लगाए थे कि उसे याद आया आज उसे शाम को छोटे भाई के घर जाना है। उसकी बीवी काफ़ी समय से बीमार चल रही है। उसका सारा काम साल भर से ठप पड़ा था। कर्जे पर गुजर चल रही थी। कायदे से वो भी इस धंधे में साथ आ जाता तो काम दोगुना हो जाता और दुख भी बढ़ जाता। आज उससे बात करूँगा। शरफू शीशा चढ़ाते हुए सोचने लगा। पिछले साल 200-300 पतंगें जनवरी के महीने में बेच पाया था। इस साल उसके हौसले बुलंद थे। वो जुआ खेलने पर आमादा था। कर्जा लेकर वो बड़े पैमाने पर पतंग का धंधा करना चाहता था। दोनों लड़कों के हाथ सध गए थे। उसने दिल ही में तय कर लिया था कि इस बार माल लेकर दिल्ली जयपुर जाएगा, अपनी पतंगों को अच्छे दामों में बेचेगा और अगले साल कागज़ खरीदने के लिए वो पूंजी बचा रखेगा ताकि इकट्ठा खड़े मोल वो कागज़ के जितने रिम चाहे खरीद सकता है। जब पूरी तरह इस पतंग के धंधे में सारे खानदान को लगना है तो फिर दूसरों का मुंह क्या तकना। क्या बात है चाचा, तुम गावत ना आई हो? वही जवान बोला। अब तुमरे चाचा गाएंगे का? उनको तो रुपयों की खनखनाहट अच्छी लगे लगी है। सपना माँ भी उन्हें पतंग के स्थान पर 100 का नोट दिखत है। रसूल ने पान लगे दांत दिखाए। काहे को मजाक करत हो यार? शरफू हंस पड़ा। चलो चाचा तान उठाओ। कलवा ने यह कहकर आलाप लगाई। सद्दी पर शीशा चढ़ा मांझा बना कटार। शरफू चुप रहा। आखिर कलवा ही सुस्त पड़ गया। कुछ देर बाद शरफू ने बिल्कुल नया गीत शुरू कर दिया। चरखी से निकली डोर को लेकर उड़ी पतंग, जैसे 4 रंग की चूनर पहन चली दुल्हनिया ससुराल को। सारे मांझे सूतने वाले शरफू के साथ लय मिलाने लगे। धूप की तेजी में शीशे की गर्मी से जलते हाथ अपनी सोजिश भूल गए। गुलाबी जाड़े की शुरुआत है। बरेली के बदरंग माहौल में रंगों की बहार आ गई है। आसमान पतंगों से खिल उठा है और मोहल्ले की दुकानें पतंगों से अट गई हैं। कंघी टोला, किला बाजार, रेती, नक्शबंदियान, बाकरगंज में गलियां लड़कों से भर उठीं। कोई पतंग खरीदने जा रहा है, कोई खरीदार आ रहा है। सबके चेहरे पर उमंग है। इन मोहल्लों में अब दोनों समय चूल्हा जलने लगा है। घरों के ऊपर छाए धुएं के बादल इस बात के गवाह हैं। जयपुर, अहमदाबाद, भोपाल, अजमेर, बम्बई और तो और पाकिस्तान, जापान और अरब देशों को भेजे जाने वाले पतंग के ताजिरों की जेबें फूल रही हैं। उन ताजिरों के हरकारे इन गलियों में पतंगों में नयापन खोजते सुबह से रात गए तक भटकते हैं, जिसमें इस बात की भी कोशिश होती है कि कहाँ कम से कम दाम में मेहनत खरीदी जा सकती है। ऐसी ही चहल पहल से भरी दोपहर को शरफू के सामने भी खरीदारों की भीड़ खड़ी थी। शेखू ने नई डिज़ाइन की पतंग बनाई थी। काले कागज़ पर रुपहले चांद और तारों की छटा उभारी थी। इस शतरंज की चौपड़ वाली पतंग का ऑर्डर जयपुर और भोपाल से मिला था। उसी की चर्चा छोटे से मोहल्ले में हिर फिर कर हो रही थी। आवारा लड़कों ने और बेकार मर्दों ने शेखू की तारीफ़ों के पुल बांधकर शरफू के घर की चौखट पर अड्डा लगाना चाहा था, मगर उनकी सारी कोशिशें बेकार गईं। वहाँ तो गप मारना दूर, किसी को दम मारने की फुर्सत नहीं थी। हसीना जिन घरों में तेल, शक्कर, हल्दी मांगती थी, अब उन घरों में भी झांकने की फुर्सत कहाँ थी। सच पूछो तो काम की अधिकता के कारण शरफू के आंगन में रात भी दिन की तरह रोशन रहती थी। सारी सारी रात पूरा कुनबा पेट्रोमैक्स की रोशनी में बैठा कागज़ काटता, लेही पकाता, कमान बनाता, कांप चढ़ाता, शीशे पीसता, लुगदी गूंदता गुजार देता था। जनवरी के महीने में अब कुल 4 महीने बचे थे। कभी कभी वो बेटों से बातें करता। सच पूछो तो पतंग अब गरीबन का शौक रह गया है। वही अपनी झुग्गी झोपड़ वाले पतंग उड़ाए का मजा लूटत हैं। कहत तो ठीक हो अब्बा, मगर बड़े लोगन भी तो अब कबूतर खाना में रहने लगे हैं। कहाँ जावें पतंग उड़ाने? ना छत है ना मैदान, घर में बैठ टीवी देखत है। शेखू हंसकर बोला। फिर 20-40 हज़ार के ऑर्डर हम लोगों को कहाँ से मिले? हर साल पतंग उड़ाए का मुकाबला कौन करत है, झुग्गी झोपड़ वाले? फकरू ने कांप चढ़ाते चढ़ाते रुककर सवाल उठाया। पैसे वालन के चोचले हैं, शरफू बोला। मगर अब्बा, उसी चोचलन से हमारी थोड़ी बहुत पूछ साल में 1 बार सही हो तो जात है ना, फकरू बोला। कह तो ठीक हो बचवा,
अगस्त के 15 दिन में दिल्ली शहर में और जनवरी के 15 दिन जयपुर में दिल खोल कर बिक्री होत है। मकर संक्रांति में तो हर शहर में भाग खुल जाता है। फिर साल भर तो कोई पतंग वालों को पूछत नहीं है बेटवा। बात आयकर ख़त्म होते है वही मजदूर गरीब के लड़कन बालन पर ना। शर्फू धीरे से बोला। अब इस समय दिल दुखाए की बात करके तुम लोगन काहे बहस में पड़ गए हो? हसीना चूल्हे को लीपती हुई बोली। हसीना के टोकने से सब खामोश हो गए, मगर शर्फू के मन में बातें घुमड़ती रहीं। उसका दिल चाहा कि कहे, बेटवा सरकार तो जुआ खुद खिलावत है, कभी लॉटरी के नाम पर तो कभी मुकाबला के नाम पर। इन सारी बातों से बेखबर मुन्नी घर में लगे इकलौते अमरूद के पेड़ के चारों तरफ साइकिल की तीली हाथ में नचाती गोल गोल चक्कर काटती हुई पतंग के नामों को दोहरा रही थी और एक हाथ की मुट्ठी में इलायची दाने और भुने चने को फाँकती भी जाती थी। अम्मा उसको डांटती नहीं थी, गाली कोसने की जगह उसे प्यार मिलने लगा था। मुन्नी अपने बनाए गाने में मगन थी। पट्टी दारा, चांद तारा, गिलास दारा, आंखल दारा, तिल दारा, पुछड़ी, तुगली, टुकल, स्टार मछली, सांप की कुंडली, दो जवान, लाहौरी तिरंगा और फिर जय हिंद। अंत तक आते आते मुन्नी सैल्यूट की मुद्रा में खड़ी हो जाती थी। रात में चांद को कभी अंगूठा दिखाती, कभी मुंह चिढ़ाती और मुंह ही मुंह में बड़बड़ाती। अब तुमसे मेरी कुट्टी चंदा मामा, तुम बहुत ख़राब हो, हमेशा छोटे होते होते गायब हो जाते हो। अब देखो मेरे पास इतनी पतंगें हैं, ये तुम्हारी तरह मुझसे दूर नहीं जाती, मेरे पास रहती हैं। अच्छा रूठो मत चंदा मामा, अब मैं तुमसे मिलनी कर लेती हूँ और सबसे बड़ी पतंग पर बैठकर तुम तक आऊँगी। मगर वो चीखती चिड़िया, मुझे उसकी चोंच से डर लगता है। तुम मुझसे क्यों दोस्ती करते हो? जब तुम उसे भगा दोगे ना तब मैं तुमसे मिलने आऊँगी, वरना वो मेरी पतंग फाड़ देगी। अच्छा चंदा मामा, अब मैं सोती हूँ। मुन्नी का सपना धुंधला था, बचकाना था, मगर शर्फू का सपना ठोस धरती पर था। उसने इस ऑर्डर की पूर्ति के लिए हर जगह से रुपया उगाया था। उसका बाल बाल कर्जे में बिंध गया था। छोटे भाई ने हाथ बटाने की जगह अपनी जिम्मेदारी भी उस पर डाल दी थी। उसकी भी क्या गलती? समय ने उसके साथ दगा किया। दो छोटे बच्चों को बेसहारा छोड़ उसकी पत्नी चल बसी थी। अब हसीना उन बच्चों को घर लाती है तो पतंग फटती है, उनके घर जाकर रहती है तो ये घर बिखरता है। बड़े सख्त मगर उम्मीद भरे दिन गुजर रहे थे। इस महीने की 5 तारीख को उनको ऑर्डर का माल देना था। फखरू शेखू सोना भूल गए थे। उनके मन में एक ही इच्छा कोयल की तरह कूकती थी कि वो बरेली के सबसे अच्छे पतंग वाले कहलाने लगें। उनकी बड़ी सी दुकान मेन मार्केट में खुल जाए और वहाँ बड़ा सा बोर्ड लटक जाए। इसी शौक में घर के दरवाजे के दोनों तरफ कोयले और खड़िया से शेखू पतंग साज और फखरू पतंग साज लिख दिया जाता था। शर्फू मंजा सूत कर जब शाम ढले अड्डे पर लौटता तो तरह तरह की शंकाएं उसे घेरे रहती। इसमें कोई शक नहीं था कि फखरू और शेखू के बढ़ते काम से आसपास वालों के दिल में जलन के सोते फूट पड़े थे। कच्ची गली में उन्हीं की तरह गरीब लोग थे जो काम की तलाश में मारे मारे फिरते थे। 2-3 तो शीशा चढ़ाने वाले और 4-5 पतंग बनाने वाले थे। बाकी खोंचा लगाने वाले, पुताई करने वाले मजदूर पेशा लोग थे। ये सारे लोग ऊपर से दुआएं देते मगर शर्फू के कान में उल्टी सीधी बातें भी पहुंचाते, जिसका निचोड़ ये होता कि अल्लाह करे इस नासपीटे फखरू शेखू का धंधा बैठ जाए। ये आवारा कुत्ते की तरह फिरें और लंगड़ू लॉटरी वाले के अड्डे का चक्कर लगाएं, अफीम गांजा पी पी कर दोनों भरी जवानी में मर जाएं। यहाँ सलीम काहे आवा रहा? घर में घुसते शर्फू ने घबरा कर पूछा। सलीम चाचा? शेखू ने गर्दन उठाई। सुबह से इधर कौनो नहीं आया अब्बा, फखरू ने पीठ सीधी करते हुए कहा। हो सकता है गली से गुजरत हो, हमारी आंख का धोखा हो, कहता हुआ शर्फू उदास मन से पलंग पर बैठ गया। चाय ले हो ना? हसीना ने उसे सुस्त देखकर पूछा। बनाओ ना, झुंझला कर शर्फू ने कहा और शंका में डूबने उतराने लगा। सबको पता है कि सलीम लूला असल में दलाल है। गलत गवाही देना, कुटनापा करना, बदले में पैसा पाना, यही उसका पेशा है। किसी का घर जले, कोई मरे, वो तो सिर्फ देसी शराब की बोतल में सारा सुख पाना चाहता है। इस सुख के लिए वो आदमी की गर्दन भी दबा सकता है। ऊपर वाले रहम करना हमरे इस घर पर, कहता हुआ शर्फू उठा और भारी मन से हाथ पैर धोने लगा। फिर कोठरी में जाकर गत्ते के डिब्बों को गिनाया। तोहार जी तो अच्छा है ना? हसीना ने धीरे से मियाँ से पूछा। सब अच्छे से गुजर जाए तो समझो।
शरफू ने लंबी सांस खींची। सब ठीक हुई है, तुम फिक्र न करो। उसका मन भी उबलते पानी की तरह चिंता में खुदबुद कर रहा था। आज 5 तारीख थी। एक अमूर्त उमंग पूरे घर में हिंडोले की तरह झूल रही थी। कर्जा उतारने की आशा थी, पैसा आने की उम्मीद थी। आखिर आज 5 तारीख जो थी। घर के बाहर सवारी रुकने की आवाज़ के साथ ही सब लोग दरवाजे की तरफ दौड़े। आइए साहब। शरफू कंधे पर अंगोछा डाल सामने वाले आदमी को बड़े आदर से अंदर ला रहा था। कैसे हो शरफू? उसने पूछा और इधर उधर नज़रें घुमाई। आपका माल तैयार है, एक नज़र देख लें तो डिब्बे बंधवाए दें। शरफू ने चेहरा अंगोछे से पोंछते हुए बेटों को इशारा किया। गत्ते के डिब्बों में पतंग के गट्ठर बांध कर रखे गए थे। ठीक है, कहकर उस आदमी ने 4-5 डिब्बे सरसरी नज़र से देखे। फिर जाने क्या मन में आया कि एक डिब्बे से पतंग उठाई और एक एक देखने लगा। एकाएक चिल्लाया, शरफू, ये सुराख कैसा? सुराख? पतंग माँ? तीनों एक साथ चौंक कर पलटे। इसमें भी और इसमें भी, अरे पूरे डिब्बे की पतंगों में छेद, सत्यानाश! वो आदमी चीखा और पलट कर बरसा। उतारो, माल उतारो, तुमने हमें कहीं का नहीं रखा। ये ना करें साहब, जहाँ सुराख होगा हम ओमा चिप्पी लगा देंगे। शेखू सदमे से संभल चुका था। हम बाजार में क्या मुंह दिखाएंगे? तुमने तो हमारी साख ही खत्म कर डाली। हमारे साथ विश्वासघात किया शरफू तुमने। माथे का पसीना पोंछते हुए वो उठा और तेजी से घर के बाहर निकला। शरफू को काटो तो खून नहीं, घड़ों पानी दोनों लड़कों पर पड़ गया। हम गरीब पर रहम करें सरकार, बौखलाई सी हसीना रुआसी आवाज़ से बोली। ऐसा कैसे हो सकत है? शरफू बदहवास सा अंदर बाहर हर एक का चेहरा और उतरते डिब्बों को ताक रहा था। ठहरे साहब, माल छांट कर देवत हैं। फकरू ने हाथ उठाकर आखिरी कोशिश की। समय कहाँ है? स्टेशन पर बाकी सामान पड़ा है। अजीब मुसीबत में पड़ गया। उस आदमी ने जैसे अपने से कहा हो। आखिर उसने भी तो एडवांस लिया था। पतंग की नई डिज़ाइन चांद तारा चौपड़ की बाजार में खूब चर्चा की थी, अब सब चौपट हुआ। साहब, भरी हुई आवाज़ शरफू के मुंह से निकली और उसने हाथ जोड़ दिए। सामान उतरवा कर टेम्पो पतली कच्ची गली में उछलता कूदता भागने लगा। ताक में बैठे लोग घरों से निकलकर शरफू के घर के चबूतरे पर अड्डा जमाने लगे। शरफू की बातों को अपनी आवाज़ में अदा कर मजाक उड़ाने लगे। कौन कहत है कि पतंग बनाए के धंधे में फ़ायदा ना ही भैया? हुनर को कोई पूछत नहीं, ये सब झूठ है। जो मेहनत करत है वही फल खावत है। बच्चों के शौक बदल रहे हैं, ये कहना गलत है। आदमी में मेहनत करे कि सकत होई का चाहिए। चलो भैया, दुख सुख तो लगा ही रहत है। बोली ठबोली बोले की ज़रूरत नहीं है, सब अपने अपने घर चलो। तभी शरफू का छोटा भाई बदलू आता दिखा। उसने लोगों को घुड़कना शुरू कर दिया। टेम्पो गली के नुक्कड़ पर जाकर रुक गया था। शरफू की परेशान फटी आंख उसका पीछा करते करते ठिठक गई। जाने क्या सोचकर वो चुपचाप आगे बढ़ने लगा। सलीम लूला चबूतरे पर बैठा दिखा। उसने टेम्पो रोका। करीम पतंग वाले ने बाहर निकलकर टेम्पो में बैठे आदमी से कुछ कहा, फिर दोनों अंदर गए। शरफू का दिल तेजी से धड़क रहा था, उसके पैर कांप रहे थे। लूला सलीम शरफू को सामने खड़ा देख वहाँ से रफू चक्कर हो गया था। उसे शरफू से डर लग रहा था कि कहीं सुराग की बात को लेकर हाथापाई ना हो जाए। उसे अपना मेहनताना मिल गया था, जेब रुपए से गर्म हो गई थी और अब वो कलवा की भट्टी की तरफ जाने को बेचैन था। किसी झगड़े झंझट में समय नहीं गंवाना चाह रहा था। आप तो जनाब उधर बेकार गए। अव्वल दर्जे का बेईमान और झूठा शख्स है शरफू। ये डिज़ाइन भी हमारी थी जो उसके बेटे ने चुराई है। वे ठहरे मंझा सूतने वाले, वो क्या जाने पतंग बनाना। करीम हाथ में वही चांद तारा की चौपड़ उठाए माल का नमूना दिखा रहा था। डिज़ाइन तो उन्हीं का अच्छा है मियाँ जी, काम भी बहुत साफ़ है, मगर सुराग ने सब सत्यानाश कर दिया। उखड़े स्वर में वो आदमी बोला। उसकी बात सुन आड़ में खड़े शरफू की आंखें भर आईं। दिल महसूस कर रह गया। वे दोनों माल लदवाने के लिए जब बाहर निकले तो करीम की नज़र शरफू पर पड़ गई। चोर की दाढ़ी में तिनका था, उसके चेहरे का रंग फक हो गया। शरफू ने धीरे से गर्दन हिलाई और मुड़ गया। किससे कहें, कौन सुनिए अपनी? बिना सबूत कैसे कोई विश्वास करे है? शरफू के पैर मन मन भारी हो गए थे। आज धंधे में यही सब कुछ तो चलता है। लगन, ईमानदारी, हुनर का ज़माना बीत चुका है। शरफू जब घर में घुसा तो आया तूफान ठहर चुका था। तबाही की खामोशी पूरे घर को मौत के सन्नाटे में बदल चुकी थी।
इतनी जल्दी अगर सब हिम्मत हार बैठे तो सब कुछ बर्बाद हो जाएगा। अपने को मजबूती से संभाल कर वो आगे बढ़ा और दोनों बेटों के कंधे पर हाथ रखकर बोला, पतंग का धंधा पेंच लड़ाई का है, सो किसी न किसी की पतंग तो कटनी होते बेटवा। ई बार हमारी बारी रही, चलो सब्र करो, चिंता की क्या बात है, अभी हम जिंदा हैं, फिर 2 ऑर्डर हमारे पास और हैं। इतना कहते कहते उसका गला रुंध गया, होंठ कांपे। बड़ी मुश्किल से उसने अपने आंसू रोके। मेहनत से पकाई खीर में मुट्ठी भर नमक डल गया था, अपनी भूल से नहीं, दूसरे की जलन से। मगर अब कोई चारा न था। कोई कुछ बोला नहीं। सबके दिल व दिमाग में दुख का सन्नाटा तनकर खड़ा था, जो आंसू, आहों और सिसकियों की बाढ़ से आगे जा चुका था। हसीना चाय का पानी चढ़ा चावल बीन रही थी। छोटा भाई बदलू खोंचा रख पतंग के सामान को उलट पलट रहा था। उसके चेहरे पर अजीब भाव था। मुन्नी पेड़ के नीचे हाथ में पकड़ी तीली से जमीन पर रोज की तरह चंगीटे खींचने की जगह दम साधे बैठी थी। हमार लुगदी देव तो काम पर जाएं, इतना कह शरफू बेदिल सा उठा। छोटे भाई ने उसका चेहरा गौर से देखा मगर कुछ बोला नहीं। उसे पछतावा हो रहा था कि आज भाई भतीजों का हाथ बटाता तो शायद उन्हें यह दिन न देखना पड़ता। चलो, भोर का भूला सांझ ढले घर लौटे तो उसे भूला नहीं कहते। ठहरो, रोटी तो डाल दें। हसीना ने पोटली लेकर जाते हुए शरफू को टोका। शरफू ने मुड़कर हसीना को ताका। उन आंखों में क्या था जिसे पढ़कर हसीना एकाएक मुंह में दुपट्टा ठूंस फपक कर रो पड़ी। माँ को रोता देख बड़ी देर से बेसुरती मुन्नी हाथ में पकड़ी तीली फेंक ऊंची आवाज़ से रो पड़ी। उसको इस तरह रोता देख हसीना का दुख क्रोध में बदल गया। आंगन में पड़ी दूसरी साइकिल की तीली को उसने घूर कर देखा और उससे मुन्नी की धुनाई आरंभ कर दी। हर दम बदरिया नाचत रही नास पीटी। लगा दी नज़र, खा गई भाई के भागे को काली बिलाई। अम्मा हम नहीं किए हैं छेद पतंगवा माँ, तोहार कसम अम्मा, हमको मत मारो, बहुत ज़ोर से लागत है अम्मा। मुन्नी की चीख में चोट का दर्द था। तीली लेके तुम ठाव ठाव फिरो और छेद करेगा कोई भूत चुड़ैल आई है। हसीना ने उसका हाथ मरोड़ा। आज अम्मा मुन्नी को मार डालोगी का, वो काहे करेगी पतंगमा छेद। शेखू ने बहन को ज़बरदस्ती माँ के हाथों से छुड़ाया और उसको सीने से लगा उसकी जख्मी पीठ देखने लगा, जिस पर साइकिल की तीली से आड़ी तिरछी बद्धियाँ उछल आई थीं। उसकी आंखें छलक पड़ीं। इसी बहन की फरमाइश पर तो उसने ये डिज़ाइन बनाई थी। उसने प्यार से बहन की पीठ सहलाई। पतंग की इस नई डिज़ाइन के स्पर्श से उसकी आंखें भर आईं। जैकी गलती है ओका पीटो जाकर, तेज आवाज़ से शरफू बोला। उसके इस तरह कहने पर सबकी नज़र एक साथ उसकी तरफ उठ गई। शरफू ने पोटली उठाई और अंगोछा कंधे पर रखा और बेटी के आंसुओं से तर चेहरे को ताका। काश हम यही तीली से सलीम को पीट सकते। इतना कह वो पोटली उठा तेजी से घर से बाहर निकल गया। सलीम चाचा? फकरू चौंक पड़ा। उस दिन, हाँ उस दिन अब्बा जब पूछत रहे, याद आया। खटपट सुन अम्मा भाग कर गई रही कि चूहा तो नहीं है, और लौटते समय उनके हाथ में एक नई तीली रही। अब हम समझ गए सारा माजरा। अपनी करनी का किस चतुराई से सलीम चाचा मुन्नी पर इल्ज़ाम थोप दीन। शेखू की थपकियों से सुबकती मुन्नी उसके कंधे पर सिर रखे रखे सो गई। पेड़ से उतरी गिलहरी मुन्नी के हाथ से गिरे इलायची दाने को ढूंढती फिर रही थी और हसीना दीवानों की तरह कोसने दे रही थी। जिसने हमारी पतंग माँ छेद किए हैं ओका जिगर छलनी हो, आंत कट कट के गिरे, लकवा मार जाए। शरफू जब हुसैन बाग पहुंचा तो धूप छिटक चुकी थी। उसके पीले लहंगे पर रंगीन मांझों की बेल शीशा चढ़ाने वाले बड़ी तेजी से काढ़ रहे थे। थके कदम रखता शरफू भी पेड़ से टेक लगाकर सुस्ताने बैठ गया। उसका दिमाग उड़ा उड़ा सा था, जैसे तेज़ बुखार एकाएक उतर गया हो। पसीने में डूबा बड़ी देर तक काम करने वालों के हाथ देखता रहा। फिर सोचने लगा, हमरे मुकाबले का शीशे चढ़ावे वाला इस बरेली शहर में दूसरा कौन है। लाल, बैंगनी, पीली, सफ़ेद, चित्तीदार रंगों की मजबूत डोर हमरे हाथ में आज भी है, सो ओका मजबूती से पकड़े रहे। आखिर डरे की कौन सी बात है। पेच की लड़ाई में ई बार शायद पतंग काटे की दूसर की बारी होए। सूरज सीधा तनकर खड़ा हो गया था। पीली मस्त धूप मांझों की रंगीन बेल से सजे अपने लहंगे को पहने नाच नाच कर गन्ना चूस रही थी। भटकती हवा में सर्दी का संदेशा डोल रहा था। शरफू अड्डे पर शादी तानने लगा। शीशा चढ़ाते हुए शरफू की आवाज़ में आज बला का दर्द था। उससे लय मिलाते हुए सभी ने महसूस किया।
मेरा संदेशा ले जा ओ आंखल तारा, कहियो नीली छतरी वाले से तुम सब कुछ ओ चांद तारा। अभी आप सुन रहे थे नासिरा शर्मा जी की लिखी हुई एक मार्मिक कहानी चांद तारों की शतरंज। मेहनत कश लोगों के दुख दर्द को जानकर आपका भी दिल जरूर भीग गया होगा। उम्मीद है कहानी आपको अच्छी लगी होगी। फिर मिलते हैं जल्दी। कहानी सुनने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। आप खुश रहें, सेहतमंद रहें।